स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, रोज़ हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे यहाँ आयोजित होने वाले RS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी कड़ी में आपने इस जो स्टडी IQ की पहल है, स्टडी IQ PCS चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हमारे साथ जुड़कर नियमित रूप से आप अध्ययन कर सकते हैं और चैनल को आज के आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, आपका टारगेट राजस्थान PSC है, तो स्टडी IQ के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ऑफर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको अवेलेबल रहेगा, बाईलिंगुअल में कोर्स रहने वाला है, जिसकी फ़ीस मात्र और मात्र 4,999 रुपये है। वैसे तो 16,000 रुपये इसकी फ़ीस है, लेकिन अभी 4,999 में ये 15 जून तक अवेलेबल हो रहा है। इसके लिए आपको स्टडी IQ का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर राजस्थान PSC में जाकर के आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको 16,000 का ये कोर्स PR स्टेट जो कैपिटल लेटर में अप्लाई कर देना है। कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा 4,999 रुपये में। अगर आपका टारगेट है UPSC भी और UPSC के साथ आप RPSC के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कॉम्बो ये पैक आपको 11,999 रुपये में अवेलेबल है। कोड वही रहेगा PR स्टेट, और PR स्टेट अप्लाई करते ही यह कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जल्दी कीजिएगा, अपने सभी मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मारवाड़ में जो हसमत वाले शासक रहे, अर्थात शक्तिशाली शासक जिन्हें 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है, अर्थात राव मालदेव के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, फारसी इतिहासकारों के द्वारा इन्हें हसमत वाला शासक अर्थात शक्तिशाली शासक बताया गया है। 52 युद्धों का विजेता माना जाता है राव मालदेव को। इनके राज्याभिषेक की बात अगर की जाए तो सोजत में इनका राज्याभिषेक 1532 5 जून को हुआ था, और जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ इनके पास में केवल 2 परगने हुआ करते थे, और 2 परगने जो थे ये एक तो सोजत और दूसरा जोधपुर था। लेकिन मैंने कहा 52 युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की, और 52 युद्धों के माध्यम से अपने 58 परगने जो थे इनके द्वारा कर लिए गए थे। 58 परगने का मतलब यह है कि एक बड़ा साम्राज्य राव मालदेव के द्वारा स्थापित कर लिया गया था। इसी कड़ी में अगर राव मालदेव के बारे में बात की जाए तो राव मालदेव जो हैं वह आपके हुमायूं के संदर्भ में अगर देखें तो हुमायूं को शेरशाह सूरी के द्वारा पराजित किया गया था, और जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया तो हुमायूं फलोदी के पास पहुंचा अपने बल के साथ में, और मालदेव के पास अपने दूत रायमल, सोनी, मीर समंदर और रत्का खां को सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है कि मैं आपसे सहायता प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने, आपको पता होगा, 1539 और 1540 ईस्वी में लड़े गए युद्धों में हुमायूं को पराजित कर दिया था और हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो मालदेव के द्वारा यहाँ पर सकारात्मक उत्तर प्रदान किया जाता है कि ठीक है, मैं आपकी सहायता करने वाला हूँ, लेकिन हुमायूं को इस मालदेव की बात पर विश्वास नहीं हुआ, और अविश्वास की वजह से वह अमरकोट की तरफ हुमायूं चला जाता है। इधर हम देखें तो राव मालदेव जो थे 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जो आते हैं, इनकी सहायता के लिए जेता और कोपा को यहाँ पर मेवाड़ भेजा जाता है। महाराणा उदय सिंह क्योंकि विक्रमादित्य के भाई थे, महाराणा उदय सिंह आपको पता ही होगा, और विक्रमादित्य की हत्या बनवीर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कर दी गई थी, इसीलिए उदय सिंह शरण लिए हुए थे कुंभलगढ़ दुर्ग में, और चित्तौड़ में पन्नाधार ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा वहां पर की थी। तो मालदेव के द्वारा उदय सिंह की सहायता से ही वापस चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया जाता है, और यहाँ पर सहायता के लिए जेता व कोपा को भेजा जाता है। जब अधिकार चित्तौड़ पर उदय सिंह का हो जाता है, तब बसंत राय नामक एक हाथी जो था वह मालदेव को महाराणा उदय सिंह के द्वारा भेंट किया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
मालदेव के द्वारा बहादुराजून के वीरा और नागौर के दौलत खां को पराजित करके उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया गया था। मैंने ये कहा है कि 52 युद्धों के विजेता हैं और 52 युद्धों के माध्यम से अपने 58 परगने जो थे वो मालदेव के द्वारा स्थापित किए गए थे। इसी कड़ी में अगर हम देखें, पहुबा या साहिबा का युद्ध आता है जो 1541 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था और बीकानेर वाला क्षेत्र जहां पर भी राठौड़ सत्ता का ही शासन था, इधर मारवाड़ में भी राठौड़ हैं और मारवाड़ के राठौड़ों से ही बीकानेर के राठौड़ निकले, क्योंकि राव जोधा के बेटे का ही नाम राव बीका था जिन्होंने बीकानेर में राठौड़ सत्ता की स्थापना की थी। मालदेव ने अपने सेनापति कुंपा के नेतृत्व में एक विशाल सेना बीकानेर आक्रमण के लिए भेजी और यहां पर इस समय बीकानेर के जो शासक थे जिनका नाम आता है राव जेतसी की हत्या इस पहुबा या साहिबा के युद्ध में कर दी जाती है। अर्थात इस युद्ध के बाद, पहुबा या साहिबा के युद्ध के बाद बीकानेर के क्षेत्र पर राव मालदेव के द्वारा अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है और कुंपा को यहाँ का प्रबंधक नियुक्त कर दिया जाता है। अब जब राव जेतसी की यहाँ पर हत्या हो गई तो राव जेतसी के 2 बेटे आते हैं, कल्याणमल और भीम की बात अगर की जाए, ये यहाँ से चले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास में और शेरशाह सूरी को राव मालदेव पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसीलिए शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर के मारवाड़ के क्षेत्र में आया और एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम आता है गिरी सुमेल युद्ध या फिर इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। जी हाँ, मैंने अभी बताया कि बीकानेर क्षेत्र पर राव मालदेव का जब अधिकार हो गया तो राव जेतसी के बेटे कल्याणमल और मेड़ता के वीरमदेव के द्वारा शेरशाह सूरी को मालदेव पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया। तो बीकानेर पर अधिकार के बाद राव जेतसी के पुत्र शेरशाह के पास चले गए थे और मालदेव पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें मेड़ता के वीरमदेव का भी नाम यहाँ पर आता है। जनवरी 1544 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था। वैसे एक्चुअल डेट अगर हम देखें तो 5 जनवरी की बात आती है। 5 जनवरी को यह युद्ध लड़ा गया था। 5 जनवरी 1544 ईस्वी की बात है। कई महीनों से शेरशाह सूरी अपना पड़ाव डाल करके यहां पर बैठा था, लेकिन वह मालदेव पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन धोखे से शेरशाह सूरी ने जो मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा हैं, इनके टेंट में कुछ रुपए रखवा दिए, सिरोही की तलवारें और रजाई लेने के बहाने कि साहब आप हमें रजाई और सिरोही की तलवार जो है वो प्रोवाइड करवाएं, इसी के लिए आपके टेंट में कुछ रुपए हमने रखवाएं। जिस बात से जेता व कुंपा अनभिज्ञ थे। साथ ही साथ शेरशाह सूरी ने राव मालदेव के टेंट में एक लेटर भिजवा दिया। उसमें ये लिखवा दिया कि आपके दोनों सेनापति हमारे हाथों बिक चुके हैं और आप चाहें तो इनके टेंटों की जांच करवा सकते हैं। राव मालदेव ने जब ऐसा किया, जिसके बारे में इनको जेता और कुंपा को पता नहीं था, तो यह मालदेव को सूचना भिजवाई तो सेना नायकों ने शत्रु से घूस ले ली है और उसके साथ जाने का क्या किया है, निश्चय किया है। तो यह बात हम अगर करें, मारवाड़ शासक राव मालदेव इस बात से भी अनभिज्ञ थे, उनके सेनापति भी अनभिज्ञ थे कि ये चाल शेरशाह सूरी की चाल है। इसीलिए जब टेंट की जांच करवाई गई तो डेरे में इनके रुपए मिल गए, जिसके कारण स्वयं मालदेव जो थे वे आधी सेना के साथ में यहाँ से जोधपुर लौट जाते हैं। जब इस बात का पता जेता और कुंपा को लगता है तो जेता और कुंपा ने अपने ऊपर लगे इस विश्वासघात के दाग को धोने के लिए शेरशाह सूरी के साथ युद्ध करने का निर्णय किया, क्योंकि आधी सेना राव मालदेव के नेतृत्व में जोधपुर जा चुकी है। कुछ सैनिक ही यहाँ पर जेता और कुंपा के पास बचे हैं, जिनके साथ मिलकर के जेता और कुंपा ने वीरता के साथ शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया। हालांकि इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी को यहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जी हाँ, मैंने आपको ये बताया कि आपके यहाँ पर जो 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध लड़ा गया है, इसमें शेरशाह सूरी मुश्किल से जीतता और इसके द्वारा कहा जाता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कल ही यूपीपीसीएस का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है और
कल के ही पेपर में यहां से भी एक प्रश्न पूछा गया है कि शेरशाह सूरी के समकालीन महान सेनापति जेता और कुंपा का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से था? तो आंसर सीधा सा आंसर था, मारवाड़ रियासत में राव मालदेव के सेनापति हुआ करते थे। अब जब गिरी सुमेल के युद्ध में जेता और कोंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो शेरशाह सूरी आगे बढ़ता है और इसके द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है और इसका प्रबंधक जो था वह ख्वास खां को यहां पर नियुक्त किया जाता है। जब शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार किया तो सिवाना मालदेव चले गए थे और सिवाना को कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में आता है और बाड़मेर में मालदेव के द्वारा भी शरण ली गई थी और यहाँ पर चंद्रसेन के द्वारा भी शरण ली गई थी। तो मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली सिवाना में चले जाते हैं आपके राव मालदेव। जैसे ही 1545 में शेरशाह की मृत्यु होती है, राव मालदेव के द्वारा पुनः जोधपुर, पोखरण, फलोदी और जालोर वाला जो क्षेत्र आता है तथा साथ ही साथ मेड़ता जो नागौर का क्षेत्र है, इसके ऊपर अपना पुनः अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद वापस राव मालदेव ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बात अगर की जाएगी, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो गया, जिसके पात्र पृथ्वीराज चौहान, हमीर चौहान, कुंभा सांगा और मालदेव थे। यहां से आश्रितों का इतिहास आरंभ होता है, जिसके पात्र वीरम, कल्याणमल, मान सिंह, मिर्जा राजा और अजीत सिंह आदि आते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जो महान शासक हुए जिन्होंने कभी भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उनका अध्याय यहाँ पर अब समाप्त हो जाता है राजपूताने के इतिहास में। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का स्टेटमेंट आता है ये। मालदेव प्रतापी होने के साथ साथ अच्छे निर्माता भी थे और उनके द्वारा जोधपुर दुर्ग के बाहर परकोटा, राणासर कोट और शहर पना इनके द्वारा यहाँ पर बनवाया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा कई सारे किले, जैसे हम बात करें सातलमेर, पोखरण, मालकोट, सोजत, रायपुर, गुंदोज, बहादुरजून, रिया, सिवाना, पिपाड़, नाडोल, कुंडल, फलोदी आदि दुर्गों के चारों ओर कोट बनवाने का कार्य किया। नागौर दुर्ग का जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया और अजमेर दुर्ग, क्योंकि अजमेर के तारागढ़ पर मालदेव का ही अधिकार था, यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर पैर से चलने वाले रहट की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। रहट मतलब दुर्ग में पानी चढ़ाने का जो यंत्र हुआ करता था उसे रहट कहा जाता था, उसकी व्यवस्था यहाँ पर मालदेव के द्वारा की जाती है। 1557 ईस्वी में हरवाड़ा के युद्ध में मालदेव ने मेवाड़ के शासक उदय सिंह को भी पराजित किया था। हालांकि उदय सिंह को चित्तौड़ पर अधिकार देने में, प्रावधान करने में मालदेव का ही सहयोग रहा था। इन्हीं की एक रानी आती है जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी उमादे, जिन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और उमादे के द्वारा अपना जीवन जो था वह अजमेर के तारागढ़ की बात हमने अभी अभी की, जहां पर रहट की व्यवस्था मालदेव के द्वारा करवाई गई थी, यहां पर अपना जीवन लगभग व्यतीत किया था। उमादे, जिन्हें हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं, तो जब शेरशाह सूरी का आक्रमण यहां पर हो रहा था तो रानी को जोधपुर लाने के लिए ईश्वरदास बारेट को भेजा जाता है, लेकिन आशा बारेट को अन्य रानियों के द्वारा यहां पर भेज दिया जाता है और आशा बारेट के व्यंग्य के कारण ही वे बाद में गुंदोज चली जाती हैं और मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी पगड़ी के साथ में रूठी रानी या उमादे जो हैं वह क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। इसी प्रकार हम बात करें मालदेव के काल में आशिया के दोहे, आशा बारेट के गीत, ईश्वरदास के सोठे, रतन सिंह रिवेली आदि ग्रंथों की रचना भी हमें मालदेव के काल में ही देखने को मिलती है। इनकी रानी एक आती है झाला रानी। स्वरूपदेव के प्रभाव से बड़े पुत्र जो थे, जिनका नाम आता है राम, इनको उत्तराधिकारी न बना करके इन्होंने अपने छोटे बेटे चंद्रसेन जो तीसरे नंबर के पुत्र थे, इनको अपना उत्तराधिकारी राव मालदेव के द्वारा बनाया जाता है और 1562 ईस्वी में राव मालदेव का हो जाता है देहांत। तो बड़े ही प्रतापी शासक थे राव मालदेव, जिन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता और फारसी इतिहासकारों के द्वारा राव मालदेव को हशमत वाला शासक भी कहा गया है। शेरशाह सूरी के साथ गिरी सुमेल का युद्ध इन्होंने 5 जनवरी 1544 ईस्वी को इन्हीं के सेनापति जेता और कोंपा के द्वारा लड़ा गया था और एक बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी को उसमें विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन कैसा रहा। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।